रांची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जितने भी IKS पेपर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो कि है आपका सेमेस्टर 1 के लिए। तो इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाया है जिसमें सिलेबस और यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस कराए हैं। इसमें मैं यूनिट 2 के 50 क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, यूनिट 1 का मैंने करा दिया है। यह यूनिट 2 का प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको यूनिट 3, 4, 5 सारा मिलते जाएगा। ठीक है। प्रश्न पहला देखें तो प्राचीन भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म किस वर्ष में माना जाता है? तो आर्यभट्ट के बारे में बता दूं, आपने सुना होगा शून्य और दशमलव का खोज किसने किया है? आर्यभट्ट ने किया है। तो अब आप कहेंगे कि नहीं, शून्य का खोज नहीं था तो पहले गिनती कैसे होता था? पहले गिनती शब्दों में होता था भाई, अंकों में। ठीक है। जीरो जो है उसका सिद्धांत बताया कि वो किस तरह से काम करेगा। ठीक है। तो प्राचीन भारतीय गणितज्ञ जो है आर्यभट्ट, उनका जन्म कब माना जाता है? 476 ईसा पूर्व। कहाँ? बिहार में। कहाँ के थे वो? बिहार के थे, याद रखिएगा। आर्यभट्ट ग्रंथ के रचयिता कौन है? आर्यभट्ट ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो रचयिता कौन है? आर्यभट्ट है। कौन है? आर्यभट्ट। शून्य के विकास में किस भारतीय गणितज्ञ का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है? किसका माना जाता है? ब्रह्मगुप्त। वेट, गणितज्ञ। यहाँ पर मैं आपके लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा कि शून्य जो है, जीरो जो है, उसका विकास में किस भारतीय गणितज्ञ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो आपको किसका नाम लिखना होगा? ब्रह्मगुप्त का। किसका लिखना होगा? ब्रह्मगुप्त का। कहीं कहीं जो है आपको देखने को मिलता है ब्रह्मगुप्त के जगह पर में आर्यभट्ट, तो आप आर्यभट्ट को ही टिक मारेंगे। तो आप देखेंगे दोनों में से क्या ऑप्शन है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करिएगा? टिक मारिएगा जीरो के विकास में। क्योंकि ये जो क्या नाम है, ब्रह्मगुप्त है ना, इन्होंने क्या किया था, एक बुक लिखा था जिसका नाम था ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत। ठीक है। इसके अंदर क्या है, आपको जोड़ घटाव शून्य ये सब मिलेगा। तो ये जो है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? ब्रह्मगुप्त है। अगला क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है? शुल्ब सूत्र किससे संबंधित है? गणित और ज्यामिति से संबंधित है। शुल्ब सूत्र में मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है? किसका वर्णन मिलता है? यज्ञ वेदियों के निर्माण का। अगला क्वेश्चन बनता है, भारत में दशमलव प्रणाली का विकास किस सभ्यता की देन मानी जाती है? किसकी? भारतीय की। किसकी? भारतीय सभ्यता की। वेदांग ज्योतिष जो है किस विषय से संबंधित है? किससे संबंधित है? खगोल विज्ञान से। ये वेदांग ज्योतिष जो है किससे है? खगोल विज्ञान से, मतलब अंतरिक्ष से संबंधित। सूर्य सिद्धांत किस विषय का ग्रंथ है? ये जो सूर्य सिद्धांत है ये किस विषय का ग्रंथ है? किसका है? खगोल विज्ञान का ग्रंथ है। आयुर्वेद के जनक किसे कहा जाता है? धन्वंतरी को। किसको? धन्वंतरी को। चरक संहिता किससे संबंधित है? आयुर्वेद से। ये जो चरक संहिता है, ये इसमें क्या लिखा हुआ है? आयुर्वेदिक चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। सुश्रुत संहिता किस विषय पर आधारित है? शल्य चिकित्सा। ठीक है, ऑपरेशन वाला चिकित्सा पे आधारित है। त्रिदोष सिद्धांत में कौन कौन दोष शामिल नहीं है? वात दोष है, कफ दोष है, पित्त दोष है। ठीक है, लेकिन रक्त दोष नहीं होता है। याद रखिएगा 3 प्रकार के दोष होते हैं। कौन कौन से? एक होता है वात, ठीक है, एक होता है पित्त और एक होता है कफ। ठीक है। तो इन सबको समझ लीजिए। क्या होता है, आपका जो पित्त का समस्या है वो आपका पेट को प्रभावित करेगा। ठीक है। उसके बाद जो कफ का समस्या है ना, कफ का समस्या वो पूरे हेड से लेकर के चेस्ट तक प्रभावित करेगा। और ये जो पित्त वात का जो समस्या है वो आपके पैरों को प्रभावित कर रहा है। तो त्रिदोष सिद्धांत में कौन कौन से दोष शामिल नहीं है? कौन सा दोष शामिल नहीं है? तो वो है रक्त दोष, कुछ नहीं होता। ठीक है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में कितने दोष होते हैं? कितने दोष होते हैं? 3 दोष होते हैं। दिल्ली का लौह स्तंभ किसका उदाहरण है? धातु कर्म का। किसका? धातु कर्म का उदाहरण है। लौह स्तंभ किस कारण से प्रसिद्ध है? उस पर जंग नहीं लगता। उस पर जंग नहीं लगता। प्राचीन भारतीय मंदिर किस कला का उत्कृष्ट उदाहरण है? स्थापत्य कला का। किसका? स्थापत्य कला का। पारंपरिक जल प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण। क्या है? जल संरक्षण। बावड़ी किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? जल संरक्षण से। आगे देखिए तो भारत की पारंपरिक जो है तकनीक किस सिद्धांत पर आधारित है? सतत विकास सिद्धांत पे आधारित है। किस पे? सतत विकास सिद्धांत पे। सब्सक्राइब कीजिए गाइस, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। इसके बाद जो आपका एग्जाम है AEC, उसका भी पेपर बना हुआ है। ठीक है, AEC का पूरा कंप्लीट है, जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। भारतीय गणित में पाई का मान
भारतीय गणित में पाई का मान किसने निकाला था? भारतीय जो गणित था उसमें पाई का मान किसने निकाला था? आर्यभट्ट ने। किसने? आर्यभट्ट का। पाई का मान क्या होता है? तो पाई का मान मैं आपको बता दूं 3.14 करते करते ये कोई नंबर सीरीज जो है वो रिपीट नहीं होगा और कभी ये नंबर रुकता ही नहीं, अलग अलग नंबर हमेशा आता रहता है। तो ये आपका पाई आपने शायद मैथ्स में पढ़ा भी हो। भारतीय विज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? प्रकृति के साथ संतुलन। आगे देखिए तो प्राचीन भारत में चिकित्सा विज्ञान का प्रमुख आधार क्या था? क्या था? आयुर्वेद। क्या था? आयुर्वेद। अभी ना यूनानी चिकित्सा, आयुर्वेद, सॉरी हेमोपैथी, एलोपैथी, ये सब है, होम्योपैथी। सुश्रुत को किस क्षेत्र का जनक कहा जाता है? किस क्षेत्र का? शल्य चिकित्सा का। याद रखिएगा, महर्षि सुश्रुत, शल्य चिकित्सा। भारतीय पारंपरिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव कल्याण। क्या था? मानव कल्याण। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में जस्ता यानी कि जिंक उत्पादन प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? कौन सा था? जावर। कौन सा था? उदयपुर। उदयपुर का क्या जगह? जावर। ठीक है, जहां पे आपको जो ऑप्शन मिले, उदयपुर मिले तो उदयपुर और जावर मिले तो जावर मारिए। ठीक। भारत के प्राचीन जो है धातु कर्म कला का उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है? दिल्ली का लौह स्तंभ। कौन सा? दिल्ली का लौह स्तंभ। दिल्ली का लौह स्तंभ किस धातु से बना है? किस धातु से बना है? लोहा से बना है। किससे बना हुआ है? लोहा से। भारतीय मंदिर वास्तुकला मुख्यतः किससे संबंधित है? स्थापत्य कला से। किससे? स्थापत्य कला से। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मंदिर वास्तुकला की शैली नहीं है? कौन नहीं है? गोधिक। कौन नहीं है? गोधिक। आगे बढ़े तो नागर शैली का विकास मुख्यतः भारत के किस भाग में हुआ था? उत्तर भाग में नागर शैली। ठीक है, उत्तर भारत में कौन सा शैली? नागर शैली। अगर पूछा जाए दक्षिण भारत का तो उसमें कौन सा था? द्रविड़ शैली। पूछा जाए दक्षिण भारत में कौन सा शैली था? तो द्रविड़। उत्तर में नागर, दक्षिण में द्रविड़। याद रहेगा ना कैसे? दक्षिण, दक्षिण का द और दक्षिण द्रविड़ का द मैच कर गया। ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा नागर मतलब वहाँ का, उत्तर भारत का। आगे देखते हैं। जल संरक्षण के लिए प्राचीन भारत के किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? किसका? उपयुक्त सभी। कौन कौन सा? बावड़ी प्रथा, कुआं, तालाब, तो सभी के सभी यूज किए जाते हैं। बावड़ी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जल संग्रह, जल बचाना, है ना। पारंपरिक जल प्रबंधन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? क्या है? जल का संरक्षण होता है। आगे देखिए, सतत तकनीक का उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक संस्थानों का संतुलित उपयोग करना। आगे देखेंगे हम लोग, आयुर्वेद में स्वास्थ्य किसके संतुलन पर निर्भर माना गया है? किस पर? त्रिदोष पर। ये त्रिदोष क्या होता है? तो मैंने बताया पित्त, वात और कफ की समस्या पर। आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोगों की रोकथाम एवं उपचार करना। चरक किस क्षेत्र से संबंधित है? आयुर्वेद से, जो चरक संहिता है ना। सुश्रुत का प्रमुख योगदान क्या था? शल्य चिकित्सा। बार बार क्वेश्चन रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ जो है मैंने 50 क्वेश्चन करा दिया ओनली सिंगल यूनिट 2 से। ठीक है, तो क्वेश्चन का भी एक लिमिट होता है ना, तो 50 मैंने इसलिए करा दिया ताकि कुछ भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। आर्यभट्ट ने किस विषय में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? किसमें? गणित और खगोल विज्ञान में। किसमें? गणित और खगोल विज्ञान में। ब्रह्मगुप्त का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में था? किस क्षेत्र में था? गणित के क्षेत्र में। किसमें? गणित के क्षेत्र में। भारतीय ज्ञान परंपरा में विज्ञान का उद्देश्य क्या था? मानव कल्याण करना। वेदांग ज्योतिष का संबंध किससे है? समय निर्धारण एवं खगोल विज्ञान से, पहले भी पढ़े। भारतीय विज्ञान की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रकृति के साथ सामंजस्य या फिर प्रकृति के साथ संतुलन। प्राचीन भारतीय मुख्यतः किस सिद्धांत पर आधारित थी? प्राचीन भारतीय तकनीक जो है किस पे आधारित थी? पर्यावरण संरक्षण पे। भारतीय जल प्रबंधन प्रणाली आज भी किस कारण महत्वपूर्ण मानी जाती है? किसके कारण? जल संकट का समाधान के कारण। भारतीय ज्ञान प्रणाली के अनुसार विज्ञान और प्रकृति का संबंध कैसा है? परस्पर पूरक है एक दूसरे के। 49 प्रश्न देखते हैं। भारतीय पारंपरिक विज्ञान का मूल आधार क्या है? अनुभव और अवलोकन। क्या है? अनुभव और अवलोकन। भारतीय ज्ञान प्रणाली में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? मानव और प्रकृति का संतुलित विकास। मानव और प्रकृति का संतुलित विकास। यहाँ तक खत्म होता है। आप जाके वीडियो चेक कीजिए, आपका यूनिट 3 का वीडियो पार्ट 3 बना हुआ है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी।